हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु कुमार। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है अपने 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट, और वो है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। आज हमें स्टूडेंट डिस्कस करना है चार्ज एसोसिएटेड विद मास। एक्चुअली स्टूडेंट, ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टीज ही हैं, और इसी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। जैसे स्पीड और चार्ज का रिलेशन क्या है, मास पे उसका इफेक्ट क्या होता है, चार्ज पे उसका क्या इफेक्ट होता है, इस बारे में डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि चार्ज एसोसिएटेड विथ मास के बारे में। स्टूडेंट, कोई भी अगर चार्ज बॉडी हो तो वो ऑलवेज मास कंटेन करेगा। अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो तो वो मास कंटेन करेगा। बट अगर इसके अपोजिट बात की जाए कि अगर कोई बॉडी के पास मास हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। कैसे स्टूडेंट, इसको पहले हम लोग प्रूव करते हैं। चलो बच्चों, प्रूव करते हैं। हमें सपोज करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी का टोटल मास कितना है, m कंसिडर कर लिया। ये बॉडी है और इस बॉडी का टोटल मास कितना है, m है, और इस बॉडी को हमने चार्ज किया है। यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर लिया, यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर लिया। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस बॉडी का टोटल मास आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ द गिवन बॉडी, तो आप बोलोगे द मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू m। क्यों? क्योंकि हमने m कंसिडर किया था। बट अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल चार्ज प्लेस्ड ऑन दिस बॉडी, तो आप कितना बताओगे? ये देख लो, टोटल चार्ज ऑन गिवन बॉडी कितना होगा? एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5q प्लस 1 2 3 4 5। यहां पे 5q माइनस, अगर टोटल चार्ज की बात करें तो स्टूडेंट 5 प्लस 5 माइनस टोटल हो गया हमारे पास 0 चार्ज। इट मीन्स ये चीजें, ये इक्वेशन आपको प्रूव करती हैं कि किसी भी बॉडी का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट चार्ज 0 हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि किसी भी बॉडी पे उसका मास कभी भी 0 नहीं होता, बट चार्ज में भी 0। इट मीन्स वी कैन राइट हियर मास ऑफ बॉडी does not equal to 0, but charge of body may be equal to 0, positive or negative। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज की बात करते हैं तो वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट मास ऑफ बॉडी की बात करेंगे वो कभी भी 0 नहीं होगा। सो वी विल से द मास चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कोई भी बॉडी जो चार्ज है उसके पास मास हो सकता है, बट जरूरी नहीं होता कि अगर कोई बॉडी मास कंटेन करे तो उसके पास चार्ज होगा ही। तो स्टूडेंट, ये तो था, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया इस टॉपिक में कि मास ऑफ बॉडी कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट चार्ज ऑफ बॉडी 0 पूरा प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं इस रिलेशन में स्टूडेंट। यहां पे हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसी पॉइंट पे अभी तो ये सिर्फ मैंने आपको मास और चार्ज के लिए बताया, फिर उसके बाद मैं बताता हूं स्टूडेंट कि जो चार्ज होता है, चार्ज आर क्वांटाइज। इट मीन्स अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज Q इज इक्वल टू एनी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल।
बट मास की बात करें तो मास आर नॉट क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? अब हम लोग आएंगे यहां से धीरे 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 स्पीड में। क्या होता है कि अगर जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी का क्वांटाइज हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, बट मास कभी भी क्वांटाइज नहीं हो सकता। मास जो है वो कभी भी क्वांटाइज नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो सकता है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ रेस्ट कंडीशन में हो सकता है, बट वो मोशनल कंडीशन में नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट? ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं क्लास 11th में, जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते थे तो वहां हम लोग सिस्टम ऑफ मास पार्टिकल पढ़ते थे, और उस मास पार्टिकल में बताया जाता था कि जैसे जैसे बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, रोटेट करती है, वैसे वैसे उसके मास की वैल्यू भी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती रहती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती रहती है। ये आप याद करो कि ऐसा कुछ बताया गया था। तो उसी पॉइंट को अब मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पे। द टॉपिक इज हमारे पास टॉपिक होगा स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ speed on charge and mass। चार्ज एंड मास हमें देखना है स्टूडेंट कि अगर वो चार्ज बॉडी, अगर कोई चार्ज है, अगर हम उसे मूव करते हैं, क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उस पे चार्ज और मास पे क्या इफेक्ट आता है। सपोज कर स्टूडेंट कि हमारे पास कोई बॉडी है और बॉडी पे हमने कुछ चार्ज को ऐसे प्लेस कर लिया, प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस चार्ज तो आ गया और बॉडी का टोटल मास कितना है? m है। बट ये कब? जब ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में था। कैसा था? रेस्ट कंडीशन में था, तो इसका मास भी क्या है? कांस्टेंट है, और इसके चार्ज भी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। बट जैसे इस बॉडी को हम मोशन में लाते हैं, मोशन में मूव करना स्टार्ट करते हैं विद द वेलोसिटी v, तब इसके स्पीड वाले मास पे क्या आएगा? क्या इफेक्ट आएगा? जब इस मास को हमने क्या किया? वेलोसिटी में लाना स्टार्ट किया, तब हमारे पास इक्वेशन बनती है, दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अपन √1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर। अब एक बात बताए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। इसी इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि जब इस बॉडी को हम मोशन में लाते हैं तो चार्ज और मास पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। कैसे? चल पहले डिस्कस कर देता हूं। ये m क्या है? m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इन मोशन। What is m naught here? That is rest mass of body. What is v here? Velocity of body. And what is c here? Speed of light. एक बात तो पक्की है स्टूडेंट कि कभी भी किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है? कम ही होती है, ज्यादा तो हो नहीं सकती है। अगर मैं अपने आप को कितनी भी तेजी से फेंकूं, कितनी भी तेजी से स्पीड में जाऊं या कितनी भी तेजी से दौड़ूं, तो क्या मैं स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा दौड़ सकता हूं? अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी इस चार्ज बॉडी को, इस मास कंटेंट बॉडी को जब हम मोशन में लाते हैं, v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो यहां पे दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, फर्स्ट
कंडीशन हमें देखने को मिलेगा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा, C विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन विथ कंपेयर टू V वेक्टर। जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो हमेशा C की वेलोसिटी से क्या होगा, कम होगा। पहला स्टेप यहाँ पे कंसिडर कर लिया ऐसा। एंड सेकेंड, जब V की वेलोसिटी C से ऑलवेज कम होगी तो ये बात तो तय है कि केस नंबर 2 में क्या हमें देखने को मिलेगा, M विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन विथ कंपेयर टू M नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि जो मास ऑफ बॉडी इन मोशन है वो रेस्ट मास बॉडी के कंपेयर में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अभी हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि जब भी किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रोटेट करते हैं, तो रोटेशन के टाइम हमेशा उस बॉडी की मास जो है स्पीड के अकॉर्डिंग क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बट हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, मास पे कर लिया, चार्ज पे डिस्कस करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज बॉडी। तो चार्ज पे कहीं कोई इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स वी कैन से व्हेन द चार्ज बॉडी आर इन मोशन, व्हेन देयर इज नो एनी इफेक्ट, मीन्स द चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। जब किसी भी बॉडी को हम मोशन में लाते हैं तो चार्ज हमेशा उस पूरे बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट मास वेरिएबल हो जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब हुआ कि इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट with speed, but mass of body always increase with speed। यहां दो बातें स्टूडेंट सीखने को हमें मिल जाती हैं। क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं इस प्रॉपर्टी से? इस प्रॉपर्टी से हमें डिस्कस करने को मिल जाता है कि जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हमेशा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। मतलब योर बॉडी जो है अगर स्पीड में रहेगी तो भी उस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर उसी स्पीड का मास पे इफेक्ट देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही मास बॉडी को हम क्या करते हैं, स्पीड में लाते हैं, मोशन में लाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये प्रॉपर्टीज है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज में हमें दो चीजें समझने को मिलती है। पहला कि अगर कोई चार्ज बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी में है, तो वो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर मास की बात करें तो अगर जैसे ही किसी मास बॉडी को मूव करते हैं, मोशन में लाते हैं, उसकी स्पीड को चेंज करते हैं, तो उसकी मास ऑलवेज क्या होती है, पहले से थोड़ी से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इस प्रॉपर्टीज का हमें यही रिलेशन ड्रॉ करना था, इस इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज एंड मास। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कूलम्स लॉ। चलो भाई, कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स के बारे में मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगा, आपको कुछ एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। कूलम्स लॉ, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो कूलम्स लॉ है ये चार्ज की प्रॉपर्टी से ही आया। जब याद करो, जब हम लोग प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज एंड रिपल्सन प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज एंड रिपल्सन प्रॉपर्टीज, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इसके बीच में किस टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा होगा स्टूडेंट? अट्रैक्शन फोर्स। अगर वहीं पे मैं डिस्कस करूं कि अगर प्लस प्लस चार्ज हो तो इनके बीच कैसा फोर्स क्रिएट हो रहा था,
रिपल्सन फोर्स। अगर यही स्टूडेंट बात करूं मैं नेगेटिव चार्ज की, तो अगर दो नेगेटिव चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे, तो इनके बीच में भी कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता था। तो ये जो कूलम्स लॉ है, एक्चुअली में मैं बता दूं आपको कि ये जो कूलम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ये इसी अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टीज के, ये जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स है, इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता है। मतलब जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टीज क्या होता है स्टूडेंट, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा, और अपोजिट चार्जेस है तो वो क्या क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो कितना अमाउंट में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा, उसके लिए कूलम्स ने एक इक्वेशन ड्रॉ किया, और उस इक्वेशन को कैसे उन्होंने ड्रॉ किया ये भी देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। उन्होंने एक दो चार्ज का सिस्टम बनाया। आप चाहो तो अपोजिट चार्ज भी कंसिडर कर सकते हो, सेम चार्ज भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे दो चार्ज कंसिडर किया, एक Q1 चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर लिया और एक Q2 चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन लिखा R, कितना रखा, R रखा। तो उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो इन दोनों चार्ज के बीच किस टाइप का फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स तो क्रिएट होगा, यहाँ पे कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर यही चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, किस टाइप का फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि अगर दो चार्जेस हैं जिनके बीच की सेपरेशन R है, तो इन्होंने एक लॉ बनाया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। उन्होंने क्या लॉ डिस्कस किया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्शन हो या फिर सेम चार्जेस हो, तो रिपल्सन फोर्स हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी स्टूडेंट ये जो हमारे चार्ज का सिस्टम था, इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। उन्होंने कैसे, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। इन दोनों इक्वेशन को जब उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन मिला, दैट इज कॉल्ड F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू constant and the value of K is equal to 9 into 10 to the power 9, that is Newton meter square per coulomb square। और K का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपसे। इट मीन्स तो हमारे कूलम्स लॉ के फाइनल इक्वेशन आते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दैट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ।
तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है। अगर कोई सिस्टम है और सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज को हम कंसिडर करते हैं, दैट इज Q1 एंड Q2, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, या तो वो कैसा होना चाहिए, या तो एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर दोनों सेम चार्जेस है तो उसमें कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने हमें मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो फाइनल इक्वेशन आया हमारे पास F is equal to K into Q1 Q2 upon R square, where K is equal to constant and the value of constant K is 9 into 10 to the power 9, or maybe value 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the electrical permittivity of free space। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, what is electrical permittivity of free space। आते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल permittivity of free space, it will be denoted by epsilon naught. This symbol is known as epsilon naught। epsilon naught को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। What is electrical permittivity? Actually इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है स्टूडेंट, वो मीडियम की एक प्रॉपर्टीज होती है। मीडियम की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, सोच बिल्कुल थिंक कर, कंसिडर कर, सेम कंडीशन है, सेम सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को मैंने रखा, ये सेम बिल्कुल आपका सिस्टम है, और इस सिस्टम को पहले मैंने एक फ्री स्पेस में रखा। कहां पे रखा, फ्री स्पेस जो हमारे पास है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस, वहां पे रखा। फिर क्या किया, मैंने इसी सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में प्लेस्ड कर दिया। किसी दूसरे मीडियम का मतलब जैसे हमने वाटर ले लिया या फिर ऑयल ले लिया, इस तरह के मीडियम को क्या किया, हमने चेंज कर लिया। तो जैसे ही इस पूरे सिस्टम को डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में जब हम प्लेस्ड करेंगे तो वहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, बट उस मीडियम के अकॉर्डिंग उस इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, कि जब इस चार्ज सिस्टम को किसी डिफरेंट मीडियम में प्लेस्ड करते हैं तो वहां पे भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो होगा, बट वहां इसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की जो वैल्यू हो जाती है वो चेंज हो जाती है। और डिफरेंट मीडियम के लिए, तो फ्री स्पेस के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट किया, और अगर इसी को किसी दूसरे मीडियम में, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम, इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट एप्सिलॉन आर से। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है कि अब वो जो सिस्टम, ये जो चार्ज का सिस्टम है, अब वो फ्री स्पेस में नहीं है, वो कहाँ है, किसी अनदर मीडियम में। जैसे ऑयल वाले मीडियम में हो सकता है, वाटर के मीडियम में हो सकता है, या फिर माइका के मीडियम में हो सकता है, तो डिफरेंट मीडियम में आ गया वो। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके कूलम्स लॉ के फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फ्री स्पेस वाला तो होगा ही, क्योंकि वो जो सिस्टम निकल के दूसरे मीडियम में गया तो कहां से गया, फ्री स्पेस से गया होगा, तो उसे पहले से प्लेस करेंगे, और दूसरा वाला मीडियम जो अनदर मीडियम का होगा यहाँ पे उसे प्लेस करेंगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 अपन R स्क्वायर। दैट विल बी द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ चार्ज सिस्टम इन अनदर मीडियम।
और तरीके से समझ कि फ्री इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है। सिंपल सी एक बात तुझे समझाता हूं। पकौड़े खाया तूने? पकौड़े चल खाया है, मुझे पता है। तो जो पकौड़े होते हैं उसके सबसे अच्छी टेस्ट कहाँ पे आती है? ऑयल में आती है। ऑयल में जाएगा, समोसे पकौड़े बनते हैं, उसके टेस्ट कितने अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसी रॉ मटेरियल जो आपने जिससे आपने पकौड़े बनाए हैं, उस रॉ मटेरियल को आप ऑयल की जगह वाटर में प्लेस कर दो। किसमें? वाटर में प्लेस कर दो और तब उसे खाओ। क्या वही टेस्ट आएगा जो ऑयल में आता था? नहीं, वो टेस्ट नहीं आएगा। उसी रॉ मटेरियल को आप वाटर की जगह पे केरोसिन में डाल दो। कभी डालना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि केरोसिन, पेट्रोलियम और अनदर मीडियम में जब आप उससे क्या करोगे, बनाओगे उसे, मतलब जैसे भी पकौड़े वगैरह बनाते हो, तो हर एक मीडियम चेंज करने के बाद उस पकौड़े की टेस्ट क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट वही चीजें यहां हमें समझनी है कि इस पॉइंट चार्ज के सिस्टम को जब हम फ्री स्पेस से किसी दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं, तो इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? अफेक्टेड होती है, चेंज हो जाती है, जिसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करके उसकी वैल्यू पुट करके उस मीडियम की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। तो ये स्टोरी थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं। उसके बाद फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं। तो बच्चों यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं इलेक्ट्रिकल परमिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर और फ्री स्पेस दोनों एक ही होते हैं, वैक्यूम में भी वही होता है। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 और इसकी वैल्यू होगी, यूनिट होगी सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉरी ये तो नहीं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है स्टूडेंट, ये होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसको आप नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं आपको डिस्कस करा देता हूं इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं डायमेंशन फाइंड करने के लिए। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला पुट करते हैं अपना फाइनल फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। हमें किसके लिए सॉल्व करना था? एप्सिलॉन नॉट के लिए, क्योंकि 4 और पाई ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, दैट इज डायमेंशनल बेस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, वी कैन राइट Q1 Q2 अपन फोर्स इंटू आर स्क्वायर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें उसको पहले एम के वैल्यू में चेंज करना होता है, यानी इट मीन्स कि उसकी यूनिट चाहिए हमें। यूनिट पहले फाइंड करते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई? कूलम। फोर्स का क्या है? न्यूटन। और आर क्या है? उन दोनों के बीच का सेपरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर यूज किया है ऐसा। अब हम चाहे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। चार्ज का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है? 84 फर्स्ट चार्ज, अगेन 84 सेकेंड चार्ज, एंड फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2 एंड मीटर का कितना होगा? L स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप इसकी फाइनल वैल्यू ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू E2 T2 M1 L3 T-2। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। A2 T2
इंटू इसको ये डिवाइडेशन से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके जा, -1 L -3 T2। जब इसको सॉल्व करेगा आएगा तेरे पास A2 M -1 L -3 and T to the power 5. That is your final dimension of epsilon naught। ये आपकी फाइनल डायमेंशन। इसको भी आप नोट कर लेना, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। चल बेटा, A2 है, T2 है, यहाँ पे चेक कर लिया मैंने, M1 है, L2 N1 3 एंड T to the power -2। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे तो क्या होगा, ये प्लस हो गया ना, 2 and 2 4 ही है, ये 4। A2 M -1 L -3 and T to the power 2 + 2 4। फाइनल आंसर सही है, इसको भी आप नोट कर लो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया क्या क्या पॉइंट, फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले तो हमने चेक किया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन चार्ज एंड मास, इसको भी डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद उसका फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था मैंने, जो कि m = m0/1 - v²/c² के फॉर्म में था। उसके बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ डिस्कस कर लिया है। कूलम्स लॉ डिस्कस करने के बाद हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी डिस्कस कर दिया आपका। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बाद उसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस वगैरह, वैल्यू वगैरह भी बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसे हमें डिस्कस करना होगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए क्या करना है आपको, ये आपको पता ही है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और उस पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे हम उसे डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।